हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? राउल्ट का नियम। क्या है दोस्तों? राउल्ट का नियम। आइए राउल्ट के नियम को समझते हैं, फिर उसके बाद इसका एक एक फार्मूला हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोई बाउल है, प्याला है, ठीक है, उसमें विलायक डाला हुआ है। जैसे विलायक हम क्या लेते थे? जैसे पानी लेते थे, है ना। तो पानी लेते थे तो इसमें विलायक है, ठीक है। ये जो हमारा पूरा भरा है डॉट 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 से, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विलायक, विलायक बोलते हैं। अब आइए इसमें हम अनअपघट्य वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ डालते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ डालते हैं, जिसके माध्यम से हम इसको एक घोल प्राप्त कर सके। ठीक है, और इसमें जो देखिए यहाँ से जो करे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। वाष्प जो देखिए, फिर से देखिए, विलायक में देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। इस नियम के अनुसार विलायक में जब कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य घुलेगा, तो जो वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ घुलेगा तो विलयन का जो देखिए, जब किसी विलायक में वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ घुलेगा तो विलयन में उपस्थित वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन मोल प्रभाज के क्या होगा? बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मोल प्रभाज के बराबर होगा। फिर से देख लीजिए, विलायक में देखिए, विलायक देखिए वहाँ देखिए, विलायक में जब कोई अवाष्पशील पदार्थ अनअपघट्य पदार्थ क्या करता है? अनअपघट्य पदार्थ विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन और अपेक्षित अवनमन के मोल प्रभाज क्या होता है? बराबर होता है। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? राउल्ट का नियम कहते हैं। आइए राउल्ट का नियम को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए राउल्ट जी क्या कहते हैं, जो राउल्ट चाचा हैं वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। राउल्ट चाचा कहते हैं कि हमारे नियम के अनुसार, अर्थात इस नियम के अनुसार, राउल्ट चाचा के नियम के अनुसार जब किसी विलायक में, देखिए हमने बताया ना, जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य, इसको अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को घोला जाता है। हमने बोला ना, किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत पदार्थ को, यहाँ देखिए डॉट डॉट है ना, ब्लू इंक से देखिए है, तो इसमें घोला जाता है। जब घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, तो इसमें जब घोलेंगे तो इसमें क्या होगा? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसमें होगा? तो जब घोलेंगे तो इसमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? उसको बोलते हैं विलयन। क्या कहेंगे? विलयन। तो विलयन के विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होगा? मोल प्रभाज के सदैव क्या होगा? बराबर होगा दोस्तों। फिर से देख लीजिए, आप वैद्युत कह सकते हैं, आप राउल्ट के नियम का फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो किसी विलायक में उपस्थित वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को जब घोला जाता है, क्या किया जाता है? घोला जाता है, तो विलयन में उपस्थित वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन सदैव मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो मोल प्रभाज आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। अब आइए इसका हम फार्मूला देखते हैं, उसके बाद इसको तनु विलयन में कैसे होगा और सांद्र विलयन में कैसे होगा देखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है P0 माइनस PS बटे P0। देखिए P0 माइनस PS अपॉन P0, और यहाँ देखिए n अपॉन n प्लस n। ये किसका सूत्र है दोस्तों? तो ये हमारा सूत्र होता है मोल प्रभाज का। हमने आपको पढ़ा दिया है इसको। क्या होता है मोल प्रभाज परिभाषा? तो मोल प्रभाज परिभाषा होती है किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या। सभी बोले तो दोनों दो हैं, अगर दो से ज्यादा रहेगी तभी भी सभी घटकों की मोलों की संख्या मोल प्रभाज कहलाती है। सभी घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो देखिए मोल प्रभाज है किसके बराबर? तो हमारे राउल्ट के नियम के बराबर है। इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का फार्मूला ये। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राउल्ट का नियम का है। तो किसके देखिए P0 माइनस PS अपॉन P0, जो इक्वल टू किसके बराबर होता है? मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब आइए देखते हैं तनु विलयन के लिए क्या होगा। तो आपको पता होता है, जैसे हम देखे हैं, देखिए स्मॉल n और स्मॉल n मिलकर क्या होता है?
कैपिटल एन होता है। क्या होता है दोस्तों? कैपिटल एन होता है। स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन क्या होता है? कैपिटल एन होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, हमने इसको लिखा इज इक्वल टू, देखिए हमने क्या कहा, ये एन प्लस एन क्या होता है? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देखिए इसी प्रकार हम देखते थे ना दोस्तों, ए और बी मिलके ए भी बनता था, उसी प्रकार ए मिलके ए स्क्वायर बनता था। उसी प्रकार यहाँ देखिए बनता नहीं, एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एन। तो हमारे पास यहाँ देखो बन गया क्या? कैपिटल एन बन गया। ठीक है, जो स्मॉल एन होता है इसको हम दर्शाते हैं किससे? चूंकि स्मॉल एन को हम स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम से दर्शाते हैं, और कैपिटल एन को चूंकि कैपिटल एन को कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा दोस्तों क्या, ये इसको हम दर्शाते हैं, जैसे हम जो स्मॉल एन होता है उसको स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम से दर्शाते हैं, और जो हमारा कैपिटल एन होता है कैपिटल एन को हम दर्शाते हैं कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, या तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, अब आइए देखिए यही तो हम यहाँ लिखे हैं। देखिए जब हम इसको फिर से यही लिखें, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने फिर से इसको लिखा, किस फॉर्म में लिखा? तो इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, जो हमारा एन है, हमने एन स्मॉल एन का मान क्या देखा दोस्तों? कैपिटल एन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू, तो यहाँ लिखिए कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचा है? इस कैपिटल एन की वैल्यू क्या है? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। तो देखिए इसका यहाँ लिख दिए। अब इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। ठीक है, देखिए इसका भाग इसके साथ होगा, इसका भाग इसके साथ होगा, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, यहाँ देखिए इसका इसके साथ होगा, देखिए कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। ठीक है, फिर इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू है, यहाँ देखिए स्मॉल डब्ल्यू जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये हमारा फार्मूला निकल कर तैयार हो गया है। अब आइए देखते हैं पी नॉट को क्या बोलते हैं, पी एस को क्या बोलते हैं, एम क्या होता है, कैपिटल एम क्या होता है, स्मॉल एम क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है। तो जो कैपिटल एम होता है हमारा वो होता है विलायक का अणुभार। जो कैपिटल एम होता है हमारा क्या होता है दोस्तों? हमारा विलायक का अणुभार होता है। उसी प्रकार जो हमारा कैपिटल डब्ल्यू होता है प्यारे बच्चों, वो होता है विलायक का भार। क्या होता है? विलायक का भार होता है। और जो हमारा पी नॉट होता है, पी नॉट क्या होता है? तो पी नॉट होता है हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहलाता है। जो पी एस होता है, देखिए यहाँ पी नॉट को हमने बोला कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और जो हमारे पास पी एस होता है इसको हम बोलते हैं विलयन का वाष्प दाब। क्या बोलते हैं दोस्तों? विलयन का वाष्प दाब। उसी प्रकार हमारा स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है? तो हमने देखा कैपिटल डब्ल्यू देख लिया, विलायक का भार होगा, ये क्या होगा? विलायक का अणुभार होगा। उसी प्रकार ये क्या होगा? तो स्मॉल डब्ल्यू होगा हमारा विलेय का भार। क्या होगा? विलेय का भार होगा। और जो स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल एम है, ये होगा विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार एक बार फिंगर पे देख लीजिए। जो कैपिटल एम होता है वो होता है विलायक का अणुभार, ठीक है। और जो कैपिटल डब्ल्यू होता है विलयन का क्या होता है? विलायक का भार, ठीक है। और जो हमारा पी जो स्मॉल डब्ल्यू होता है वो होता है विलेय का भार, और जो स्मॉल एम होता है वो होता है विलेय का अणुभार। जो हमारा पी नॉट होता है वो होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जो हमारा पी होता है वो होता है विलयन का वाष्प दाब। उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो नंबर 1, यह वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। देखिए हमने यहाँ पर वैद्युत अनअपघट्य लगाए थे, वैद्युत अनअपघट्य लगाए थे, तो उसी पे तो लागू हुआ था। उसी पे यहाँ क्या कह रहा है कि यह हमेशा वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ पर ही लागू होता है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें स्थिर ताप देखिए, इसमें ताप स्थिर रहना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं अगर इसका डिग्री मान लीजिए इसका ताप हमारे पास 98 डिग्री है तो 98 डिग्री ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यह वाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। कहाँ पर लागू होता है, तो वाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, और कहीं पर यह लागू नहीं होगा। यह चौथा नंबर देखिए, यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर भी लागू होता है। ठीक है, यह तनु विलयन पर भी लागू होता है। उम्मीद है दोस्तों ये राउल्ट के नियम आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों तक अपने शेयर अवश्य करिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।